हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और गाइस आज हम लेके आए हैं हमारा अगला सेशन, अगला टॉपिक हमारा उसी में जो हम कल बात कर रहे थे पेडागोजी में। तो पेडागोजी में हमने पहला टॉपिक देखा था परिवार और मित्र, और उसमें हमने देखा था परिवार क्या होता है और परिवार के प्रकार थे। एकल परिवार, विस्तारित और संयुक्त परिवार, मातृ स्थानीय परिवार, पितृ स्थानीय परिवार। इसके अलावा परिवार की हमने विशेषताएं देखी थी, कुछ वंशानुगत थी, आर्थिक कार्य थे, कुछ आवश्यक कार्य थे और कुछ गैर आवश्यक कार्य थे। उसके बाद में फिर बात आती है हमारा अब नेक्स्ट इसी सीरीज में आगे हम बढ़ते हैं और हम देखते हैं हमारा अगला इसी में ही चलता है। तो हमारा इसी में फोर्थ पॉइंट था बच्चे के विकास में परिवार का योगदान। तो बच्चे के विकास में परिवार का क्या योगदान है कि अगर बच्चा है तो बच्चा अगर देखा जाए तो बच्चे की प्रथम पाठशाला उसका परिवार ही होता है और वहाँ से वो बहुत कुछ सीखता है। तो बच्चे का प्राकृतिक विकास उस परिवेश से प्रभावित होता है जिसमें बच्चा रहता है। तो बच्चा क्योंकि परिवार में रहता है तो परिवार का कहीं ना कहीं असर सबसे ज़्यादा पड़ता है बच्चे के ऊपर। तो यहाँ पर जो प्राकृतिक विकास है बच्चे का नेचुरली जो होता है वो उसके एनवायरनमेंट यानी उसके परिवेश से डिपेंड करता है। बच्चा जो होगा उसकी बुनियादी ज़रूरतें पूरा करना उसके परिवार का कर्तव्य होता है कि बच्चा अगर कोई भी डिमांड करता है तो परिवार ही उसको पूरा करते हैं। अब ये नहीं है कि अगर कोई भी अननेसेसरी अगर डिमांड्स कर रहा है तो हो सकता है वो बच्चे को डांट भी दें, लेकिन बच्चे की हर तरह की डिमांड पूरी करना ये उसके परिवार का कर्तव्य होता है। अब चाहे उसके पालन पोषण को या आहार की बात करी जाए या स्वच्छता या शारीरिक गतिविधियों की देखभाल करना, क्योंकि ये सभी कारक चाहे पोषण है तो बच्चे का अगर अच्छा आहार मिल पा रहा है तो उसका अच्छा पोषण मिल पा रहा है तो ऑटोमेटिकली उसका शारीरिक विकास होगा। साफ सफाई अगर रहती है और ऊपर से शारीरिक गतिविधियाँ किस प्रकार की एक्टिविटीज़ कर रहा है वो खेल कूद में या साइकिल चला रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो ये सभी प्रकार की शारीरिक गतिविधियाँ किस प्रकार की कर रहा है, तो इन सभी की देखभाल करना, क्योंकि ये सभी बच्चे के शारीरिक विकास में मदद करते हैं। तो इसीलिए परिवार का एक ये भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा माता पिता के वंशानुगत लक्षण और माता पिता की शिक्षा बच्चे के मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब वंशानुगत लक्षण जैसे एग्जाम्पल बतौर अगर देखा जाए किसी के पेरेंट्स डॉक्टर हैं तो ऑटोमेटिकली उस बच्चे में भी अगर देखा जाए तो डॉक्टरी लाइन में जाने की इच्छा पैदा होगी। अब एक नेचुरल सी बात है कि वो अपनी फैमिली बेसिस पे देखेगा कि उसके माता पिता या उसके दादा दादी क्या करते थे, तो उसके फैमिली बैकग्राउंड क्या है, तो उस चीज़ का एक ज़्यादा असर पड़ेगा। और अगर उसके माता पिता हाईली एजुकेटेड हैं तो इस बात का भी कहीं ना कहीं प्रभाव बच्चे के मानसिक विकास के ऊपर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि वो अपने माँ बाप को देखता है और देखता है कि उनकी कितनी शिक्षा है, उसके अकॉर्डिंग फिर उसके मन में भी अगर देखा जाए तो हायर एजुकेशन तक जाने की बात आती है। तो इस कारण अगर देखा जाए तो माता पिता के वंशानुगत लक्षण और उनकी शिक्षा दोनों ही उसके दिमाग पर कहीं ना कहीं असर डालते हैं। तो मानसिक विकास पे अगर देखा जाए माता पिता का वंशानुगत लक्षण और माता पिता की शिक्षा, और शारीरिक विकास पे बच्चे का आहार, स्वच्छता और शारीरिक गतिविधियाँ। और नेक्स्ट आते हैं हम इसी में अगला पॉइंट हमारा अगला है घर का वातावरण और आसपास का वातावरण बच्चे के मानसिक विकास को प्रभावित करता है। अब घर का अगर मान लीजिए किसी घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं उस बात का भी असर पड़ेगा उस चीज़ पर। और अगर हम देखें आसपास का वातावरण, तो आसपास का वातावरण कि व्यक्ति कहाँ पर रह रहा है, किस प्रकार के एरियाज़ में रह रहा है, किस प्रकार की सोसाइटी है, उनका समाज किस प्रकार का है, कि वहाँ लड़ाई झगड़े वाले लोग रहते हैं या किस प्रकार के लोग रहते हैं, तो उस बात से भी बच्चे के ऊपर मानसिक प्रभाव पर काफ़ी गहरा असर पड़ेगा। क्योंकि अगर घर का माहौल अच्छा है तो बच्चे का मानसिक मन जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहेगा। और अगर मान लीजिए घर का माहौल उसका ठीक नहीं है तो उसका मन अशांत और बेचैन रहेगा और बच्चा हमेशा खोया खोया और उदास सा रहेगा। तो ये चाहे घर हो या समाज हो, दोनों का ही वातावरण बच्चे को प्रभावित करता है। फिर बच्चा अपनी प्रारंभिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिवार से ही शुरू करता है, क्योंकि जैसा स्टार्टिंग में वो सीखेगा, देखेगा अपने फैमिलीज़ में, वही चीज़ क्या है करने की वो कोशिश करेगा। तो यहाँ पर ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अपनी प्रारंभिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिवार से ही शुरू करता है।
परिवार ज्ञान, मूल्य, दृष्टिकोण और प्रथाओं के प्रसारण के लिए एक आवश्यक वाहन है। तो ज्ञान अगर उसे मिल रहा है तो वो भी अपने परिवार से, नैतिक मूल्य जो उसकी ज़िम्मेदारियाँ जो उसे अच्छी आदतें सिखाई जाती हैं, ये भी परिवार के कारण होता है। और एक दृष्टिकोण दर्शाना कि बच्चे को ये उसकी सोच डेवलप करना कि उसे आगे चलकर क्या करना है। और प्रथाओं जैसे अगर कोई भी बच्चा हिंदू समाज का है तो वो हिंदू प्रथाओं को फॉलो करेगा, अगर कोई बच्चा मुस्लिम समाज का है तो वो मुस्लिम समाज को फॉलो करेगा। तो इसीलिए ये परिवार का एक आवश्यक रोल है। फिर बात आती है हमारी नेक्स्ट अगला, मित्र। तो मित्र अगर देखा जाए, अब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार ये कहा गया है मित्र एक व्यक्ति जिसके साथ आप स्नेही आपसी स्नेह का बंधन है, आमतौर पर यौन या पारिवारिक संबंधों में से एक। जैसे जैसे हम जीवन गुजारते हैं हमें विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलने का अवसर मिलता है, लेकिन कुछ ही दोस्त बनते हैं। तो अब मतलब ऐसा बाउंडेशन जो हमारा पारिवारिक संबंधों से अलग हो, और जीवन में हर जगह हमें हर मोड़ पर अलग अलग लोग मिलते हैं जिसमें से कुछ ही हमारे क्या बनते हैं, दोस्त। सच्चा मित्र सुख और दुख को बांटता है कि अगर आपको कोई अच्छा दोस्त है तो आपसे सुख भी शेयर करेगा और दुख भी शेयर करेगा, और कठिन परिस्थिति में हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा और हर परिस्थिति में रक्षा करने का प्रयास करेगा। मित्र एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान रखते हैं, दोस्तों के बीच के रिश्ते को दोस्ती कहते हैं। तो दोस्त हमेशा अगर देखा जाए हर परिस्थिति में चाहे सुख हो या दुख हो हमेशा हेल्प करने के लिए खड़े रहते हैं और एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं, पूरी रेस्पेक्ट भी करते हैं, और इसी दो दोस्तों के बीच के रिश्ते को दोस्ती कहते हैं। दुनिया में दोस्ती वो रिश्ता है जहां हम अपनी रुचि के आधार पर साथी मित्र साथी का चयन करते हैं। हर कोई अपनी पसंद के दोस्त चुनने के लिए स्वतंत्र है और कोई भी दूसरे व्यक्ति के साथ जबरदस्ती दोस्ती नहीं कर सकता। मित्र बच्चे में समग्र विकास का एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ते हैं। अब कहीं भी कोई भी अगर बच्चा है तो फ्रेंडशिप के लिए उसके ऊपर कोई प्रेशराइज़ नहीं है कि आप इससे दोस्ती करेंगे या उससे दोस्ती करेंगे। तो अगर उसका मन करता है तो किसी के साथ भी दोस्ती वो कर सकता है बच्चा। और दोस्त जैसे होंगे, अगर पढ़ने लिखने वाले दोस्त हैं तो वो पढ़ाई लिखाई में ध्यान देगा, और अगर मान लीजिए अगर कहीं न कहीं वो खेल-कूद में या फिर गलत एक्टिविटीज़ में है तो वो उनके साथ उनकी संगत में जाना शुरू करेगा। तो दोस्तों का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि दोस्त अगर देखा जाए बहुत इम्पोर्टेंट यानी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ते हैं अपने मित्र पर। फिर बचपन और किशोरावस्था के समय में फलदायी सामाजिक संबंध एक बच्चे को बेहतर समग्र व्यक्तित्व विकसित करने और बाद के मनोवैज्ञानिक विचारों से बचाने में मदद करते हैं। तो बचपन और किशोरावस्था, क्योंकि ये बचपन का समय और किशोरावस्था जब बड़ा होने लगता है बच्चा, तो उस समय सामाजिक संबंधों के साथ साथ बच्चे का व्यक्तित्व विकसित होता है, और उसी के कारण अगर देखा जाए उस समय अगर मान लीजिए उसे कोई भी अगर दिक्कत परेशानी होती है और उस समय उसका किसी भी समस्या का निदान नहीं हो पाता, तो कहीं ना कहीं वो मनोवैज्ञानिक विकारों से मतलब मेंटली कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस कारण बात आती है मनोवैज्ञानिक विचारों से बचाने में मदद भी करते हैं। अरस्तू के अनुसार, तो अरस्तू ने 3 प्रकार के मित्र बताए हैं। उपयोगिता के मित्रता, मतलब ऐसा मित्र जो केवल अपने स्वार्थ के लिए है, कि अगर दोनों का है तो दोनों आपस में किसी न किसी स्वार्थ के लिए जुड़े हुए हैं। सुख की मित्रता, एक दूसरे के साथ खुशी साझा करते हैं, दोनों में समान रुचि होती है, दोनों में समान आनंद होता है। उपयोगी मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं मतलबी व्यक्ति होगा। और दूसरा सुख मतलब वो आपके हर सुख दुख में हमेशा आपसे कोई मतलब नहीं है, आपसे हमेशा आपका सुख हो दुख हो आपके हमेशा साथ में खड़ा रहेगा। और तीसरा अच्छे की दोस्ती, कि जिसमें एक दूसरे का क्या हो, सम्मान हो, और ये हमेशा आपसी हित और आनंद के कारण नहीं होती। तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब अगर देखा जाए कि कोई मतलब ही अगर किसी से निकल रहा हो तो उसी कारण ही अगर देखा जाए कोई ना कोई उसके साथ में दोस्ती की जाए। तो इसीलिए इसको हमने बोला है यहाँ पर अच्छे की दोस्ती, और ये अरस्तू ने इनके बारे में बताया है। फिर बात आती है रिश्तेदार और रिश्ते। तो रिश्तेदार और रिश्ते ये भी एक ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे परिवार का भी एक अहम रोल है। तो परिवार में हमारे रिश्ते भी होते हैं और हमारे रिश्तेदार भी होते हैं। तो किसी समाज या परिवार में रिश्तेदार वे व्यक्ति होते हैं जो रक्त संबंध, अब जैसे मान लीजिए आपके बुआ चाचा चाचा मामा मामी वगैरह ये हैं, तो रक्त संबंध, विवाह संबंध विवाह के बाद जो बनते हैं, भावना या भावनाओं आदि से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो कई प्रकार से रिश्ते होते हैं हमारे, तो वो अलग अलग तरीकों से जुड़े हुए होते हैं। और रिश्तेदार और संबंध बच्चे के विकास और विकास को प्रभावित करते हैं। अब रिश्तेदार किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, कि जिस प्रकार के रिश्तेदार होंगे और उनके घर का जैसा माहौल होगा,
तो बच्चा उसी प्रकार से उनसे प्रभावित होना शुरू करेगा। अगर कोई किसी का रिलेटिव गाँव में रहता है और गाँव में वो बच्चा जाता है और वो देखता है कि मतलब वहाँ पर किस प्रकार का माहौल है, किस प्रकार का जीवन यापन है, वहाँ का माहौल किस प्रकार का, लोग किस प्रकार से रहते हैं, तो उसी के आधार पर उसके दिमाग में उसकी एक सोच डेवलप होगी। और यही व्यक्ति अगर मान लीजिए किसी का अगर कोई अच्छा रिश्तेदार है, कोई अच्छा पोस्ट पर है, कोई अधिकारी है, तो उसके यहाँ अगर वो जाता है तो उसे एक अंदर से फीलिंग्स आएगी कि मुझे भी यहाँ कुछ अच्छा करना चाहिए। तो अलग-अलग मतलब जो बच्चे का मेंटल और डेवलपमेंट है तो उसको काफ़ी ज़्यादा ये प्रभावित करेगा। बच्चा उनके साथ बातचीत करके और उनका अवलोकन करके प्रारंभिक संचार कौशल, पारस्परिक संबंध विकसित करता है। तो बच्चा उनसे बातचीत करता है, उन्हें देखता है और उनके बारे में उनसे कम्युनिकेशन करता है और उनसे कुछ अच्छी चीज़ें सीखता है। और यही अगर देखा जाए तो उन दोनों के बीच का जो होता है संबंध को विकसित करता है। परिवार और अपने रिश्तेदारों को देखकर बच्चे के जीवन के प्रति दृष्टिकोण, सहानुभूति, तो सहानुभूति, करुणा, संवेदनशीलता, संस्कृति के प्रति जागरूकता, धर्म प्रथाओं और परिवार और समाज की परंपराओं जैसे गुणों का विकास होता है। अब जैसे-जैसे अपने रिश्तेदारों में वह जाता है तो जीवन के बारे में वो सोचता है कि अलग-अलग, अगर मान लीजिए गाँव में गया है तो गाँव के प्रति उसका एक दृष्टिकोण है। अगर वो शहर में किसी के पास अच्छी जगह गया है तो उसका दृष्टिकोण वहाँ जाकर बदल जाएगा। और सहानुभूति मतलब अगर बात आती है कि लोग जैसे रिश्तेदार हैं, अगर कोई किसी की हेल्प करता है तो आप भी उसकी हेल्प करेंगे, तो वो सहानुभूति को दर्शाता है। और अगर आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है तो आप भी उसकी हेल्प नहीं करेंगे। करुणा कि दुख सुख में अगर देखा जाए, संवेदनशीलता कि अगर मान लीजिए किसी का भी सुख दुख है तो उसमें संवेदनशीलता या करुणा दोनों ही दिखाई देती है। संस्कृति के प्रति जागरूकता, तो संस्कृति मतलब हमारे पूरे फैमिली स्ट्रक्चर या हमारे धर्म में या जो भी हमारे जान पहचान में होंगे, तो कुछ ना कुछ हम अपनी संस्कृति को फॉलो करते हैं, तो उस पे हमारे रीति रिवाज बच्चा उसी हिसाब से सीखता है। वो वही हमारे धर्म होता है या प्रथाएं होती हैं। और परिवार और समाज की परंपराओं जैसे गुणों का विकास भी होता है बच्चे के अंदर, क्योंकि जैसे जैसे वो अपने आसपास के माहौल में जाता है, समाज में जाता है, रिश्तेदारों में जाता है, दोस्तों में जाता है, तो उसी के आधार पर वो चीज़ों को सीखता है। फिर बात आती है हमारी काम और खेल। तो अगर बच्चों को काम और खेल की अगर बात आती है तो खेल एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। और प्रसिद्ध शिक्षाविद मारिया मोंटेसरी ने कहा भी है खेल के बारे में कि खेल बच्चों का काम है। तो खेल हमेशा बच्चे खेलते ही हैं। बच्चों और किशोरों के स्वस्थ विकास के लिए खेल गतिविधियाँ आवश्यक हैं। तो खेल स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चा नहीं खेल रहा है, क्योंकि आजकल जब से ऑनलाइन का ज़माना है तब से ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो फ़ोन पे ज़्यादा रहते हैं। और इसी कारण उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कम हो गई है और ये एक बड़ी दिक्कत है, क्योंकि बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और आईसाइट वीक होने लगती है ज़्यादा फ़ोन देखने से। और भी कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो माइंडसेट एक ही जगह रह जाता है, तो वहाँ उसे उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, मेंटल एक्टिविटीज़ भी होती हैं लेकिन फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं हो पाती। तो इस कारण मतलब खेल एक बहुत ज़रूरी है बच्चे के स्वस्थ विकास के लिए। बच्चे की गतिविधियाँ तंत्रिका कोशिकाओं में के बीच बने कनेक्शन के पैटर्न को उत्तेजित और प्रभावित करती हैं। तो बच्चा कोई भी गतिविधि करता है, जैसे खेलता है, कूदता है, स्पोर्ट्स उसके अलग-अलग होते हैं, तो कुछ भी है तो उसकी जो तंत्रिकाएँ हैं तो उनमें कहीं न कहीं अगर देखा है स्पोर्ट्स है, अगर उसे ज़्यादा अच्छा लगता है तो कहीं न कहीं उसकी जो तंत्रिका तंत्र है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होता है। अगर खेल है तो खेल में उसकी गतिविधियाँ हैं कि अगर मान लीजिए कोई भागने का है तो वो किस प्रकार से दौड़ पा रहा है, उसकी गतिविधियाँ ठीक हैं या नहीं है। भाषा, अगर कोई ग्रुपिंग में खेल रहे हैं तो वो किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहा है। समाज कहाँ पे अगर देखा जाए, समाज में उस हिसाब से अपने आप को देखता है। व्यक्तिगत जागरूकता, अपने बारे में वो सोचता है कि हाँ, उसका भी कोई ना कोई एक अहम रोल ज़रूर है उस खेल में। भावनात्मक, अगर उसकी जीत या हार है उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी भावनाएँ कहीं न कहीं उससे जुड़ी होती हैं। तो भावनात्मक कल्याण। रचनात्मक, अगर मान लीजिए वो कहीं ग्रुप लीडर वग़ैरह होता है तो वो कुछ ना कुछ तो क्रिएटिविटी दिखाता ही है। समस्या को सुलझाने और सीखने की क्षमता के विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये सभी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, गतिविधियाँ हो गई, भाषा, सामाजीकरण, व्यक्तिगत जागरूकता, भावात्मक, रचनात्मक, इन सभी का जो वो यूज़ करता है वो समस्या को, प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो खेल सकते हैं वह बच्चों को सक्रिय होने में मदद करता है।
अब जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए कोई बच्चा अगर फिजिकली डिसेबल्ड है तो उसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। लेकिन जो बच्चा खेल सकता है, यानी कि वो सक्रिय है और कहीं ना कहीं वो अपनी पसंद और अभ्यास की क्रियाओं में महारत हासिल कर सकता है। कि बच्चे को अगर मान लीजिए कोई सा भी इंडोर स्पोर्ट्स है या आउटडोर स्पोर्ट्स है, कुछ भी पसंद है, तो वो उसी के आधार पर अपना अभ्यास करेगा और उन्हीं क्रियाओं में महारत हासिल करेगा। अब जो खेल होता है वो शिक्षा और स्वास्थ्य में किस प्रकार से अहम रोल निभाता है? तो खेल का महत्व बच्चे के समग्र विकास के लिए काम और खेल एक महत्वपूर्ण घटक है। इसके लिए स्कूल के पाठ्यक्रम में खेल को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो आपने देखा भी होगा, जो स्कूलों का टाइम टेबल होता है उसके अकॉर्डिंग भी अगर देखा जाए तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवाई जाती है बच्चों से, तो उन्हें खेल खिलवाए जाते हैं। खेल या खेल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना आसान होता है और खेल के माध्यम से सिखाई गई अवधारणा उनकी स्मृति में बहुत लंबे समय तक बनी रहती है, क्योंकि वे इसे व्यवहारिक रूप से देखकर आसानी से समझ लेते हैं। तो खेल आजकल जैसे देखा भी है हमने अपने आसपास, अगर देखा जाए तो प्ले स्कूल खुल गए। तो प्ले स्कूल में अगर देखा जाए उन्हें खिलाया जाता है, उनकी पढ़ाई से ज़्यादा फोकस उनके खेलने पर दिया जाता है और खेल खेल के माध्यम से उन्हें सिखाया जाता है। अब खेल खेल में ज़्यादातर जो चीज़ सीखते हैं तो बच्चों को वो काफ़ी लंबे टाइम तक याद रखती है। क्यों? क्योंकि ये एक व्यवहारिक रूप है कि चीज़ें जो देखते हैं और वही याद रखते हैं। फिर बात आती है रचनात्मक गतिविधि। तो रचनात्मक मतलब क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी अगर मान लीजिए बच्चे को कुछ अगर हमने काम दिया या कोई गेम दिया, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली हमने दिए, तो उसमें उसकी क्रिएटिविटी हमें नज़र आती है। तो खेल के माध्यम से बच्चा कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करता है। जैसे हम छोटे बच्चों को पज़ल वगैरह दे देते हैं और जोड़ने के लिए, तो उससे हमें पता चलता है उनकी क्रिएटिविटी के बारे में। ये खेल और खेल कल्पना शक्ति के निर्माण, सोच विकास, सोच कौशल विकसित करने, रचनात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए, बच्चों के बीच में सहयोग बनाने के लिए, टीम वर्क आदि में मदद करते हैं। तो कहीं न कहीं बच्चे का टीम वर्क हो गया, क्रिएटिविटी हो गई, उसकी सोच हो गई, उसकी कल्पना शक्ति हो गई, इन सभी को कहीं न कहीं डेवलप करता है। खेल खेल और अन्य शारीरिक गतिविधियाँ प्रतिरक्षा विकसित करने में मदद करती हैं और शरीर को बीमारियों और संक्रमण से लड़ने में सक्षम बनाती हैं। तो खेल कहीं न कहीं शारीरिक गतिविधियों को प्रभावित करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। कि बच्चा खेलता है तो गिरता है, संभलता है, फिर उसे चोट लगती है, तो कहीं न कहीं उसे मैनेज करता है। और बीमारियाँ वगैरह, बच्चा अगर बाहर घूम रहा है तो कहीं न कहीं वो हेल्दी रहता है, तो कहीं न कहीं शरीर को बीमारियों और संक्रमण से भी बचाता है। मानसिक विकास के लिए खेल और शारीरिक गतिविधि बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और ये गतिविधियां तनाव को कम करती हैं और शरीर को तनाव से निपटाने में सक्षम बनाती हैं। तो मानसिक गतिविधियां यानी कोई स्पोर्ट्स है, तो अगर बच्चे का दिमाग खेल में है तो कहीं ना कहीं उसकी शारीरिक गतिविधियां बहुत ज़्यादा होंगी। कि अगर मेंटली बच्चा डिस्टर्ब है तो उसकी शारीरिक गतिविधियां, मतलब उसका शरीर जो होगा वो काफ़ी, अगर देखा जाए तो खोया खोया सा होगा। और अगर मान लीजिए उसका दिमाग सही है तो वो कोई तनाव में नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहेगा। तो कहीं न कहीं ये भी एक ज़्यादा, तो मेंटल स्टेज पे भी खेल कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। फिर खेल के माध्यम से शारीरिक मोटर विकास में ऊंचाई, वजन, शारीरिक शरीर की सामान्य उपस्थिति, स्वर, बड़ी और महीन मांसपेशियों का समन्वय शामिल होता है। तो कहीं ना खेल के माध्यम से शारीरिक उसकी कंडीशंस होती हैं। मोटर विकास यानी अगर देखा जाए, कहीं न कहीं वो चीज़ें जो सीखना शुरू करता है, साइकिल चलाना वगैरह, उसका ऊँचाई, हाइट, वज़न, तो ये सभी चीज़ें अगर देखा जाए, इन सभी में भी शरीर में कहीं न कहीं विकास होता है। संज्ञानात्मक विकास के आकार आकार और रंग की अवधारणा बनाने वाले आत्म अवधारणा बनाना शामिल है। तो कहीं न कहीं संज्ञानात्मक चीज़ों को वो जिस प्रकार से सीखता है, इमोशंस वगैरह उसमें आते हैं, धीरे-धीरे चीज़ें अपने आस-पास की चीज़ें सीखना शुरू करता है, तो उन्हीं सबको हम शामिल करते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के ब्लॉक, मोती, खिलौने, मिट्टी, रेत, पहेलियाँ आदि सामग्रियों का यूज़ करता है। उनके आकार देखता है, उनके रंग देखता है, बनावट देखता है, उनकी मात्राओं में अंतर सीखता है। तो ये सभी अगर देखा है खेल-खेल के माध्यम से पता चलते हैं। फिर बात आती है हमारी सामाजिक भावनात्मक विकास की में स्थापित करना। तो सामाजिक भावनात्मक विकास में स्थापित मतलब अगर देखा जाए समाज के साथ-साथ उसकी जो भावनाएँ हैं, तो वो भी कहीं न कहीं खेल के माध्यम से उनमें कहीं न कहीं और ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। वो अपने दोस्तों से, अपने उनके फैमिली वालों से, अपने समाज से संबंध बनाता है, अपने व्यवहार को नियंत्रित करता है, क्योंकि व्यवहार अगर देखा जाए तो व्यवहार भी एक कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। तो व्यवहार को नियंत्रित करता है ताकि मतलब वो अच्छा व्यवहार करता है तो लोग उसकी तारीफ़ करते हैं और अगर खराब व्यवहार करता है तो लोग उसकी बुराई करते हैं। तो ये सभी ऐसे कौशल हैं जो अब उसके परिवार, स्कूल समुदाय में स्वीकार बनाते हैं। कहीं न कहीं परिवार वाले भी अच्छा सोचते हैं और स्कूल वाले भी अच्छा सोचते हैं।
तो ये सामाजिक और भावनात्मक विकास भी कहीं ना कहीं खेल का ही एक असर हमें देखने को मिलता है। तो गाइज ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक जिसमें हमने बात करी मित्र और परिवार। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, हमारा अगली क्लास में हमारा कल टॉपिक होगा वन संसाधन। तो कल गाइस हम बात करेंगे वन संसाधन की। और गाइस अगर इस टॉपिक में अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइस अगर आपको इसके नोट्स पीडीएफ, जैसे कल कई बच्चों ने पीडीएफ मांगी थी तो मैंने उन्हें दे दी है, अगर और किसी को इसकी पीडीएफ की ज़रूरत पड़ती है तो आप कमेंट करके ले सकते हैं। आप कमेंट कर दें, मैं आपको पीडीएफ का लिंक शेयर कर दूंगा, या आप व्हाट्सएप के थ्रू भी हमसे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।